श्री एस पी शुक्ला जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी GOCC नॉर्दर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल अनिरुद्ध सेन गुप्ता COF हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड, श्री जयंत पाटिल इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, डॉक्टर समीर कामत चेयरमैन DIDO, श्री सुनील मिश्र DG SIDM, प्रोफेसर मनोज सिंह गौर डायरेक्टर IIT जम्मू, डॉक्टर शरद कुमार सर्राफ, रेस्पेक्टेड पद्म भूषण पिल्लई जी, और यहाँ पर सारे जो मौजूद सीनियर ऑफिशियल्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, स्टार्टअप से जुड़े हमारे जितने इंटरप्रेन्योर्स हैं, मीडिया के साथी और अब अन्य सभी देवियों व सज्जनों। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं तुरंत यहाँ पर इंटर किया था तो मैंने यहाँ के जो एग्जीबिशंस लगे थे उसको मैं देखा। देखने के बाद जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बना है उसके बारे में मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं कह सकता हूं कि हमारे देश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वह इमेजिनेटिव भी है, इनोवेटिव भी है और डायनेमिक भी है और प्रोग्रेसिव भी है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं इस एग्जीबिशन को देखने के बाद। साथियों, आज इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड, IIT जम्मू और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के कोलैबोरेटिव एफर्ट से आयोजित इस नारटेक सिंपोजियम में आप लोगों के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी है। SIDM के प्रेसिडेंट श्री SP शुक्ल जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। और यहाँ पर जिन चैंपियंस को, SID चैंपियंस को अवार्ड्स मिले हैं, उनको भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद जो कंपटीशन था उसमें कामयाबी सबको मिली थी, लेकिन अवार्ड केवल 10 लोगों को दिया जा रहा है। इसलिए मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं आप लोगों के सामने कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, क्योंकि SIDM को मैं कई बार संबोधित कर चुका हूं। मैं समझता हूं 6 वर्ष का समय हो गया है आप लोगों का, और 6 वर्ष में तो 4 बार 5 बार या 6 बार नहीं, 6 बार तो नहीं, 4 बार मैं आ चुका हूं। इसलिए बहुत भूमिका बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि आपका एक शुभचिंतक होने के नाते आपकी बेहतरी के लिए, आपकी मजबूती के लिए 2-4 सीधी बातें आप सबके सामने में रखूं। साथियों, जब से SIDM की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक, जैसा मैंने कहा कि अनेक बार मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। जैसा मैंने कहा कि SIDM की स्थापना हुए लगभग 6 वर्षों का समय गुजर गया, लेकिन यदि मैं पिछले 4-5 वर्षों की बात करूं तो अनेक ऐसे अवसर आए हैं जहां मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है, तथा हमने आपकी समस्याएं सुनी हैं, और जहां तक बन सका है, जितना मैं कर सकता था, उन समस्याओं का समाधान भी निकालने की हमने भरपूर कोशिश की है। अब कामयाबी हमें किस हद तक मिली है इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता। इसका सही मूल्यांकन यदि कोई कर सकता है तो हमारे SIDM के मेंबर्स ही कर सकते हैं। हमने न सिर्फ आपके लिए डिमांड एश्योरेंस सुनिश्चित किया है, बल्कि हमने DRDO की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की पॉलिसी के अनुसार भी आपको लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। ये मेरी बात सही हो तो ताली बजाइएगा ताकि मुझे लग जाए, क्योंकि SIDM के मेंबर से मैं कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा कुछ मैं बोल रहा हूं। आप नहीं बजाएंगे तो मैं समझता हूं अकलेमंद इशारा काफी, मैं समझ लूंगा कि इस क्षेत्र में जो मुझे करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था उतना मैं नहीं कर पाया। तो जैसा मैंने कहा कि हमने आपके लिए केवल डिमांड एश्योरेंस सुनिश्चित नहीं किया है, बल्कि हमने DRDO की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की पॉलिसी के अनुसार भी आपको लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा जब भी आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी समस्या का सामना करना पड़ा है, तब भी हमने उसके समाधान के लिए जो भी हो सकता था वह उचित कदम हमने हर बार उठाए हैं। इसी सिनर्जी और प्रयासों का ही परिणाम मैं मानता हूं
कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए से और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 60,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया है। और जल्दी शायद मैं कुछ ही महीनों के बाद यह कहने की स्थिति में हो जाऊं कि हमारा एक्सपोर्ट अब 20,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। मैं इस मंच से फिर से आपको यह आश्वासन देता हूं कि आगे भी यदि एसआईडीएम को जहां कहीं भी जिस भी प्रकार की कोई जरूरत होती है, रक्षा मंत्रालय पूरी कमिटमेंट के साथ आप लोगों के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और साथियों, जब भी मुझे एक बार फिर से आपके बीच आने का अवसर मिला है तो मैं इस अवसर पर आपसे यह बात करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस पर विचार करें और जितना कर सकते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें यदि हमारे सुझाव सही हों तो। साथियों, आपने देखा होगा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद उसके शुरुआती जो कुछ साल होते हैं उसके माता पिता, उसके रिलेटिव्स और आसपास के लोग उस बच्चे का पूरा ख्याल रखते हैं। उसके घर वाले इस बात का ख्याल रखते हैं कि वह क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, कब सोकर उठेगा, कब सोएगा। इन सब सारी चीजों का सारे परिवार के सदस्य ख्याल रखते हैं उस बच्चे का। उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कहां जाना चाहिए या कहां जाना अवॉइड करना चाहिए। ऐसी अनेक छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका ध्यान जो घर वाले होते हैं, जो एल्डर मेंबर्स होते हैं, वो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा किशोरावस्था को माने यंग होता जाता है की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे ही उसके अंदर स्वयं एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप करने लगती है और डेवलप होनी भी चाहिए। उसे भी अपने कर्तव्यों का एहसास होना चाहिए। यदि उसे अपने कर्तव्यों का बोध हुआ तो यह उसके लिए तो फायदेमंद होता ही है, साथ ही साथ यह उसके परिवार, रिश्तेदारों और आसपास के सामाजिक परिवेश के लिए भी यह लाभदायक होता है। ठीक इसी प्रकार एसआईडीएम को भी अगर आप देखें तो इसकी स्थापना के लगभग 6 वर्ष पूरे हो गए और सरकार या कहे मंत्रालय एक सच्चे साथी के तरह हमेशा साथ खड़ा रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे एसआईडीएम, अब आ रहा हूं बात, कुछ हो सकती है कड़वी हो, लेकिन अब जैसे जैसे एसआईडीएम परिपक्व हो रहा है, मैच्योर्ड हो रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं उसकी भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसके भी अपने कुछ कर्तव्य हैं जिनको यदि एसआईडीएम निभाएगा तो वह आपके लिए तो फायदेमंद होगा ही, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्र, भारतीय सशस्त्र बलों और भारतीय औद्योगिक इकाइयों के लिए भी वह उतना ही लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब इस दिशा में एसआईडीएम कैसे प्रयास कर सकता है तथा वह कैसे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर निभा सकता है, इस संबंध में आज मैं आपको कुछ सुझाव देने की कोशिश करूंगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक ऐसे विषय पर जिस पर मैं अलग अलग मंचों पर काफी लंबे समय से लगातार बातचीत करता रहा हूं। हालांकि उस दिशा में काम भी हुए हैं, लेकिन अभी भी उसमें बहुत कुछ करना शेष है और वह विषय है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने हमेशा से इस बात पर बल दिया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे लिए इस तेज गति से भागती हुई दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी देश के विकास के लिए उसके आधारभूत तत्वों में से एक होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, यह भी सच है। हालांकि यह एक रिस्की वेंचर है, रिस्की वेंचर होता ही है क्योंकि इसमें नए तरीके से सोचना पड़ता है और हो सकता है कई बार आपको वह परिणाम न मिले जिसको लक्ष्य बनाकर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम प्रारंभ किया था। लेकिन इसके बावजूद हमें इसकी ओर ध्यान देना ही है और देना पड़ेगा। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में हम एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं। यदि हमें कोई टेक्नोलॉजी
कोई इमिटेशन या फिर ट्रांसफर के थ्रू मिलती है तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। यदि कोई ट्रांसफर करता है टेक्नोलॉजी इमिटेशन, इसमें भी कोई गलत नहीं है। लेकिन हम इन आधारों पर एक डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना किसी भी सूरत में नहीं देख सकते। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमें अपने खुद के पेटेंट फाइल करने पड़ेंगे। उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। हां, ऐसा जरूर हो सकता है कि उस खर्चे से प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर बने, प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव बने। ऐसा अवश्य हो सकता है कि उस खर्चे से हमारा आज का प्रॉफिट कम हो जाए, यह भी हो सकता है। लेकिन दूरगामी दृष्टिकोण से वह आपके उद्योग के लिए और हमारे देश के लिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, वह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ऐसा मेरा विश्वास है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश, आज के लाभ को भले ही कम करता हो, लेकिन वह भविष्य के लाभ को बढ़ाएगा। आज की प्रॉफिट भले ही कम करता हो, लेकिन फ्यूचर की प्रॉफिट वह बढ़ाएगा। साथियों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए सिर्फ पूंजी का निवेश ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें इसके लिए एक कल्चर भी डेवलप करना पड़ता है। और वह कल्चर डेवलप होता है एक स्किल्ड और बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स से। और हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। हमारे यहां एक से एक बढ़कर IIT, IIM, IISc जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपने अपने स्तर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन हमें उनके कार्यों को डिफेंस सेक्टर से भी जोड़ने की आवश्यकता है। और ऐसा करके हम अपने डिफेंस सेक्टर में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर R&D कल्चर डेवलप कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, इस कल्चर को डेवलप करने में हमें अपने देश के ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ साथ यदि विदेश से भी कुछ हासिल हो, फिर से बात अपनी मैं दोहराना चाहूंगा, इस कल्चर को डेवलप करने में हमें अपने देश के ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ साथ यदि विदेश से भी कुछ हासिल हो तो भी हमें इसमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए। विदेश में टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कंपनी, स्पेस एजेंसी व साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे अनेक ब्रिलियंट इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जिनका भारत के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट है। हमें यह प्रयास करना होगा कि हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें उनका सहयोग मिले। यदि वो इंडियन ओरिजिन के नहीं भी हैं, मैं यहां कहना चाहूंगा कि वो इंडियन ओरिजिन के नहीं भी हैं, यदि वो अन्य देशों के भी हों, और यदि वो भारत की ग्रोथ हिस्ट्री का, भारत की ग्रोथ स्टोरी का यदि वो हिस्सा बनना चाहते हो, तो हमें उन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को अपने R&D सेक्टर से जोड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हमें सिर्फ साइंटिस्ट व इंजीनियर ही नहीं, बल्कि मैनेजर, लीगल एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी बेहतरीन रखने होंगे, चाहे वह हमें अपने देश से मिले या फिर विदेश से मिले। लेकिन साथियों, ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम उनको एक अच्छा अमाउंट देंगे, वेतन देंगे, तथा साथ ही साथ उनको एक अच्छा वर्क कल्चर भी प्रोवाइड करेंगे, तभी संभव है। हमारे यहां 19वीं सेंचुरी में जो HR पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के आधार पर हम आज 21वीं सदी में अपने वर्क फोर्स को नहीं चला सकते हैं। इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। अब काम करने के घंटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं यह है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। कितने घंटे काम करते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। पहले क्या होता था, आप जितने घंटे काम करें उस हिसाब से आपको वेतन दिया जाता था, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। अब इंटेलेक्ट और इनोवेशन के बेस पर वेतन देने पर ध्यान दिया जाता है, चाहे हमारा देश हो अथवा विदेश हो। अब स्थिति यह बन गई है कि यदि आप नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं, R&D का कार्य कर रहे हैं, तो काम करने के घंटे से आपका
आकलन नहीं किया जाएगा, आपका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि आपने कितने घंटे काम किया है। पुराने पैमाने के आधार पर आपके काम को मापा नहीं जा सकता है, इसलिए हमें नए एचआर स्टैंडर्ड्स को भी अपनाना होगा और हमें ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फ्लैट एंड एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। एक ऐसा वर्क कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा जहां सीनियर और जूनियर का कंसेप्ट हो। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमें ऐसा वर्क कल्चर डेवलप करना पड़ेगा जहां और सीनियर और जूनियर का कंसेप्ट हो, सुपीरियर और इंफीरियर का नहीं, क्योंकि जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट होते हैं वो इतनी ज्यादा हायरार्की में काम नहीं कर सकते। साथियों, हमें एम्प्लॉइज के वीकेंड्स और हॉलीडेज को रेस्पेक्ट करने की आदत डालनी होगी। फिर से दोहराना चाहूंगा, हमें एम्प्लॉइज के वीकेंड्स और हॉलीडेज को रेस्पेक्ट करने की आदत डालनी होगी। साथ ही साथ हमें महिलाओं को भी अधिक इफेक्टिवनेस के साथ R&D से जोड़ना होगा। इसके लिए हमें मैटरनिटी लीव पॉलिसी और क्रेची सिस्टम और वर्क प्लेस पर उनके अधिकारों की दिशा में भी काम करना पड़ेगा। साथियों, इसके साथ ही यदि हमें बेस्ट टैलेंट्स को अपनी ओर खींचना है, अट्रैक्ट करना है यदि हमें, तो हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी तैयार करना पड़ेगा। 20th सेंचुरी की तरह नौकरी से निकाल देने अथवा सैलरी कार्ड लेने की मोटिवेशन अथवा नेगेटिव अप्रोच अब 21वीं सदी में काम करने वाले नहीं है। पॉजिटिव मोटिवेशन के माध्यम से ही हम बेस्ट टैलेंट्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और कोई दूसरा चारा नहीं है। साथियों, हम यह भी सुनिश्चित हमें करना होगा कि जो हमारी भारतीय औद्योगिक इकाइयां हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनमें ओनरशिप और मैनेजमेंट में आवश्यकता अनुसार एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन देखने को मिले। फिर से बात दोहराना चाहता हूं, हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारी जो इंडियन ये हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनमें ओनरशिप और मैनेजमेंट में आवश्यकता अनुसार एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन देखने को हमें मिले। हम अपने आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां कोई एक व्यक्ति किसी कंपनी की नींव रखता है, तो हो सकता है कि वह एक अच्छे फाउंडर के साथ साथ वह एक अच्छा मैनेजर भी हो, लेकिन जब वो फाउंडर बूढ़ा हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो यह आवश्यक नहीं उसका बेटा या बेटी ही उसकी ही काबिलियत के बराबर का मैनेजर। कंपनीज के मामले में डायनेस्टिक ओनरशिप को सही ठहराया जा सकता है। कंपनीज के मामले में डायनेस्टिक ओनरशिप को सही ठहराया जा सकता है, लेकिन डायनेस्टिक लेवल पर कंपनी का मैनेजमेंट करना कई बार कंपनी के लिए और उसके एम्प्लॉइज के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। यह आपने भी अनुभव किया होगा। हमने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं जहां बड़ी बड़ी कंपनियों की ओनरशिप तो डायनेस्टिक चलती रह रही है, लेकिन उनके मैनेजमेंट को वे कंपनीज का एक कॉम्पिटेंट बोर्ड के थ्रू प्रोफेशनली रन करती है। वैसे तो इस मंच से मैं राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि आप पिछले कुछ दशकों से, केवल मैं समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आपने पिछले कुछ डिकेड से यदि देखा होगा और राजनीतिक परिदृश्य का आकलन यदि आप करें, तो आप निश्चित रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो डायनेस्टिक कंट्रोल पर चल रही हैं। मैं बतला रहा हूं होता क्या है डायनेस्टिक कंट्रोल बनाए रखने का, यदि जिद है हमारी तो परिणाम क्या होता है। वैसी पॉलिटिकल पार्टी डायनेस्टिक कंट्रोल पर चल रही है और मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि डायनेस्टिक कंट्रोल पर कोई कंपनी या राजनीतिक दल का मैनेजमेंट चले तो अंत में उसकी दुर्गति होनी तय है, उसका समाप्त होना तय है। इसलिए धीरे धीरे हमें प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट की ओर मूव करना ही होगा। और साथियों, मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगा। यह साइडियम का जो कार्य है, इसमें कई बार एक्सपोर्ट के लिए हमें क्वालिटी एश्योरेंस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बायर तो हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट ही खरीदना चाहेगा और हमने एसआईडीएम के सामने आने वाली क्वालिटी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका हमेशा समाधान किया है। लेकिन साथियों,
हमें यहां इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बायर या सरकार तो अपनी तरफ से क्वालिटी चेक की कोशिश करेगी ही, बायर या सरकार तो अपनी तरफ से क्वालिटी चेक की कोशिश करेगी ही, लेकिन उसके अतिरिक्त आप स्वयं अपने अंदर एक इंटरनल इवैल्यूएशन की व्यवस्था बना सकते हैं, और मैं समझता हूं कुछ लोगों ने निश्चित रूप से बनाया होगा। मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आप इंडस्ट्री के कुछ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को मिलाकर एक ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी बनाइए जो स्वतंत्र हो और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य करे और इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट करे। वैसे कि इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। जैसे यदि कोई इक्विपमेंट बहुत अच्छा है तो उसे ए रेटिंग देना, कुछ उससे कम अच्छा है तो बी रेटिंग देना, यदि बिल्कुल ही खराब है तो उसे डिसमिस करना। यदि आप इस क्वालिटी चेक की व्यवस्था को अच्छे से ऑनेस्टली रन करेंगे तो इससे समय के साथ दुनिया में आपकी साख बढ़ेगी, दुनिया में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, बायर्स का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ट्रस्ट भी बढ़ेगा। यदि आप ऐसा कर पाए तो दुनिया भर में आपकी रेटिंग को महत्व दिया जाएगा। साथियों, इसके अतिरिक्त मैं एक अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो मैं जिसे महत्वपूर्ण मानता हूं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आजादी के समय से ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट में करप्शन एंड फेवरेटिज्म की शिकायत आती रही है। हालांकि इस प्रकार की शिकायतें और भी दूसरे सेक्टर्स में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन उनके लिए हमने सीबीआई, ईडी, विजिलेंस जैसी अनेक व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हालांकि मुझे पता है कि आप सभी ईमानदार, नैतिक और बेहद उच्च मानकों वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि प्रत्येक सेक्टर में कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो तालाब में गंदी मछली के जैसे होते हैं। और आप एक कटु बात है, और आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे लोगों के करप्शन एंड मेल प्रैक्टिसेस के कारण जनता का संस्थानों पर से विश्वास उठने लगता है, जिसे एक लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि एसआईडीएम एक इंटरनल विजिलेंस मैकेनिज्म, ये हमारा सुझाव है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, करना बहुत कठिन है मैं जानता हूं, इसलिए अच्छा होगा कि एसआईडीएम एक इंटरनल विजिलेंस मैकेनिज्म का भी निर्माण करे और आप खुद अपने लेवल पर ही कुछ कदम उठाएं, या देखें कि यदि कोई आपसे एफिलिएटेड कंपनी गलत कर रही है तो फिर गलत इंफॉर्मेशन पास कर रही है तो आप गवर्नमेंट में जाने के पहले एक बार उसको भी हिदायत दें, उसको समझाएं, और फिर भी यदि नहीं सुधरता तो फिर गवर्नमेंट के पास जाएं, गवर्नमेंट के सामने चलाएं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं समझता हूं कि किसी की गलती के बारे में एहसास यदि करा दिया जाए तो इससे अच्छी बात क्या होती है यदि अपने अंदर वो सुधार कर लेता है, और नहीं होता है तो फिर उसके बाद तो गवर्नमेंट की नजर उसे लाए। इस प्रकार के कार्य न सिर्फ संस्थानों में बल्कि भारत के लोकतंत्र में भी जनता का भरोसा बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, मेरे कुछ सुझाव ऐसे थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। यदि आप इन सुझावों पर अमल करें तो हो सकता है कि आप एक ऐसी संस्था के रूप में उभर कर सामने आए जिसके इंटरनल विजिलेंस सिस्टम का अनुकरण आगे चलकर दूसरे फिक्की, सीआईआई जैसे बड़े जो संस्थान है वो भी कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इन सुझावों को कल से ही लागू कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप इन सुझावों को कल से ही लागू कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप सब आपस में बैठकर बात करें। हमारे दिमाग में जो बात आई है वो मैंने आपके सामने रख दिया, आप इस पर बात करें और विचार करें, और मैं समझता हूं कि बात करेंगे, विचार करेंगे तो एक आउटकम के साथ कुछ न कुछ तो आप आएंगे ही, सामने आएंगे, और आप सभी इस पर विचार करें तो हो सकता है कुछ और भी अच्छी चीजें निकलकर आपके सामने आए। आप उनसे मुझे भी यदि अवगत करा सकेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपकी मदद ही करने वाला हूं। कभी मैंने कोई हर्डल कहीं पर कोई क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है, और इस तरह के विचार विमर्श से मैं समझता हूं एसआईडीएम अपने भीतर अधिक से अधिक गुड प्रैक्टिस ला सकेगा और अपनी कार्य पद्धति को और अधिक बेहतर बना सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं इस कॉन्क्लेव की सफलता की कामना करते हुए अपनी बात को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।